का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साइबर ठगों की फैक्ट्री की। अजमेर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के नाम पर विदेशी लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले एक बड़े साइबर क्राइम गैंग को पकड़ा है, जिसमें 14 लड़के और 4 लड़कियां शामिल हैं। गिरोह के कब्जे से 29 लैपटॉप और 40 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगी की फैक्ट्री का भंडाफोड़। फर्जी कॉल सेंटर से डिजिटल अरेस्ट। राजस्थान ठिकाना अमेरिका में निशाना। राजस्थान की सरजमी से विदेश में ठगी करने वाले करीब 18 लोगों को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर ठगी की फैक्ट्री को फौज सागर रोड स्थित संजय पैलेस समारोह स्थल से बकायदा चलाया जा रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो साजिश का खुलासा हो गया। मौके से पुलिस ने 29 लैपटॉप और 40 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 लड़के और 4 लड़कियां शामिल हैं। देखिए, कोई सूचना मिली थी जरिए मुखबिर कि इस तरह कुछ बाहर के संदिग्ध लड़के लड़कियों का आवाजाही हो रही है, जिस पर साइबर टीम प्लस एसएचओ कोतवाली, एसएचओ गंज और एसएचओ कृष्णगंज को मामूर किया गया और इसमें सुबह दिए हुए लोकेशन पर भेजा। तो जब अंदर पहुंचे और अंदर जाकर इन्होंने देखा तो उसमें जो है एक सूचना ये मिली कि एक कॉल सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है। पुलिस की माने तो इस कॉल सेंटर को हाल ही में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें पंजाब, दिल्ली, बिहार, हरियाणा के रहने वाले लड़के लड़कियां काम कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस को मुखबिर से फर्जी कॉल सेंटर का पता चला तो पुलिस थाना अधिकारी कृष्णगंज और साइबर टीम के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 29 लैपटॉप्स हैं और 40 के करीब मोबाइल हैं जो इनके पर्सनल और इस काम में इस्तेमाल हो सकते हैं, वो लिए हैं, प्लस उनकी एक्सेसरीज़ हैं, जिसमें 14 लड़के और 4 लड़कियां जो ये अलग अलग इंडिया के पार्ट से हैं। कोई पंजाब से हैं, कोई हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और कहीं ना कहीं टेक्निकल जो इसको कह सकते हैं साइबर एक्सपर्ट में या टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। तो अब इनका कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, कितने टाइम से आए, जो मेरी जानकारी के मुताबिक तो ये 5-7 दिन पहले ही इन्होंने यहाँ शुरू किया है। फर्जी कॉल सेंटर के सहारे विदेशी लोगों से ठगी करने वाले इस गिरोह के कितने मास्टरमाइंड हैं, इसका पता लगाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पुलिस के उस बात का पूरा शक है कि इनके तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इन सभी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी आईटी एक्सपर्ट हैं और ट्रेनिंग के बाद ही इनकी भर्ती की गई है। इस कार्रवाई में जो मुझे पता लगा है, ये इस कॉल सेंटर के जरिए फॉरेन में, यूएस में ये जो है यहाँ से कॉल्स करते थे और उसमें अब क्या इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है, क्या किस लेवल में ये चाहे फिशिंग कर रहे थे या एक्सटॉर्ट कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर रहे थे, वो क्या जो है साइबर फ्रॉड कर रहे थे, वो उसमें आगे देखना है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अब तक ये गिरोह करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। ये लोग सस्ती दरों पर लोन और बीमा पॉलिसी में लुभाने वाले वादे कर लोगों को फंसाते थे। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से मिले डेटा को खंगालकर पुलिस जांच कर रही है। सेंटर यहाँ पर चलाया जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर था। ये इसी बिल्डिंग में जो है इस कॉल सेंटर को चलाया जा रहा था और इसमें जो है लड़के और लड़कियां दोनों को ही हिरासत में लिया है। उनका जो लैपटॉप हैं, उनके जो एसेसरीज हैं, उनको यहाँ पर जो है जब्त किया गया है और ऑफिस की तैयारी यहाँ पर हो रही थी और कितने कॉल किए गए हैं, कितने नहीं किए गए हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस अपनी जाँच में जुटी है और जल्द ही इस मामले में पूरी जाँच पड़ताल कर बड़ा खुलासा किया जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर है और इसमें यूएस से कॉल की जा रही थी, किस तरह से उनको प्रभावित किया जा रहा था, कैसे पैसे लिए जा रहे थे, इन सभी विषयों को लेकर अभी पूछताछ की जानी है। कैमरा पर्सन कौशिक सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अब बात डमी कैंडिडेट के बिग एक्सपोज की। सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाने वाले आरोपी कैंडिडेट को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बार बार फेल होने के बाद 5 लाख रुपए देकर अपने दोस्त को एग्जाम देने भेजा था। इससे पहले पुलिस डमी कैंडिडेट भैरा राम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
फिलहाल पुलिस आरोपी कैंडिडेट को रिमांड पे लेकर पूछताछ में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाने वाला गिरफ्तार, बार बार फेल होने के बाद उठाया कदम, 5 लाख रुपए दोस्त को देकर करवाई परीक्षा। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है ओम प्रकाश, जिस पर 5 लाख रुपए देकर डमी कैंडिडेट से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 करवाने का बेहद ही गंभीर आरोप। जानकारी यह है कि बार बार फेल होने से परेशान होने के बाद ओम प्रकाश ने अपने दोस्त भेरा राम से मदद मांगी। दोनों के बीच 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। भेरा राम ने ओम प्रकाश के एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर परीक्षा दी थी। इस मामले में आरोपी भेरा राम को 11 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे बाद में जेल भेज दिया गया। लोक सेवा आयोग सहायक सचिव श्री सायमल कुमार ने एक रिपोर्ट पेश की कि फर्स्ट ग्रेड हिंदी लेक्चरर परीक्षा में भैराराम नाम का व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया है। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ये पाया कि इसने किसी जगह और परीक्षा दी है। वो साथ लेके उस दिनांक 11/1/24 को डमी अभ्यर्थी भैराराम को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। बाद पेशी जैसी चल रहा था, जिसके खिलाफ चालान पेश न्यायालय किया जा चुका है। दरअसल राजस्थान सेवा आयोग के सचिव द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसमें कागजों के मिलान के दौरान भैराराम के फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के अलावा किसी दूसरी जगह भी परीक्षा देने की बात कही गई, जिसके चलते इस मामले में सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूछताछ में सामने आया कि भैराराम ने ओम प्रकाश की जगह सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 दी थी और इसके एवज में 5 लाख रुपए लिए थे। दरअसल भैराराम ने फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में राजस्थान टॉप किया था, लेकिन कागजों के वेरिफिकेशन के दौरान वो फंस गया। भैराराम और ओम प्रकाश दोनों एक ही जगह रहते थे, जोधपुर में। गांव के नज़दीक होने की वजह से इनके आपस में जान पहचान हो गई और ये ओम प्रकाश पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए इसने कहा यार कि मैं तेरी जगह परीक्षा देके बैठ जाऊंगा और तेरे को पास करवा दूंगा, तेरे को 5 लाख देने पड़ेंगे। इसने 5 लाख रुपए दे दिए और इसकी जगह परीक्षा में बैठ गया। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश करते हुए मूल अभ्यर्थी ओम प्रकाश की गिरफ्तारी को लेकर टीमों का गठन किया और जालौर से उसे धर दबोचा। आरोपी को गिरफ्तार कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया और गहनता से पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद पूरी तरीके से साफ हो गई कि आखिर मामला क्या था। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दिगोद उपखंड पर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण की समस्याओं को सुनकर भी नजरअंदाज करते हैं और ग्रामीणों के समस्या बताने पर उनसे गलत भाषा में बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा जिले के दौरे पर हैं और ग्रामीण इलाके में फिलहाल ऊर्जा मंत्री की जनसुनवाई चल रही है। दिगोद में आप देख सकते हैं तस्वीर, बड़ी तादाद में जो ग्रामीण हैं वो फिलहाल इस जनसुनवाई का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऊर्जा विभाग से जुड़ी हुई खामियां जो हैं वो इस शिविर के साथ में सामने आ रही हैं और कोशिश यही है कि अधिकारियों के साथ में मौके पर ही तमाम जो परेशानियां हैं उनका निस्तारण किया जाए। ऐसे निर्देश ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की तरफ से दिए जा रहे हैं। साहब, इस जन सुनवाई के साथ में मोटे तौर पर सबसे ज़्यादा मामले किस तरह के आ रहे हैं, और एक आदेश और आपकी तरफ से कि जो भी कर्मचारी अधिकारी ग्रामीणों से ठीक भाषा में बात नहीं करेगा, अभद्रता करेगा, उस पर एक्शन होगा, इस तरह की चेतावनी? देखिए, जन सुनवाई है और काफ़ी समय से हमें जयपुर में अपने विधानसभा के चलते हुए क्षेत्र में आना नहीं हो पा रहा था। आज ये जन सुनवाई रखी है ताकि आम जन से हम रूबरू भी हो जाएं और इनकी समस्याओं का समाधान भी करें। प्रशासनिक स्तर पर सभी अधिकारी और विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध हैं, चाहे वो
सड़क निर्माण से पीडब्ल्यूडी की समस्या हो। बरसात हुई है, बरसात का समय है, तो कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, वहाँ पर खड्डे हो गए हैं, तो उन समस्याओं को लेकर के लोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे अपने खेत तक पहुँचने की रास्तों की समस्या हो, अपने घरों तक पहुँचने वाला जो कच्चे रास्ते हैं उनका समाधान हो, इन सब चीज़ों को लेकर के लोग आ रहे हैं। और इसके साथ साथ कई लोगों के आपसी खेतों तक जाने के रास्ते हैं, चाहे अपने खेतों के विवाद को लेकर के रेवेन्यू से जुड़े हुए समस्याएं हैं, ये समस्याएं लोग लेकर के आ रहे हैं। सीएडी की समस्याएं लेकर के आ रहे हैं। सभी विभागों की जो भी समस्याएं आ रही है उसको तुरंत यहाँ मौके पर, चाहे वो पुलिस विभाग की हो, चाहे वो मतलब अन्य महकमे की हो, उनका समाधान कर रहे हैं ताकि लोगों को राहत दिला सकें। और मैंने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हम इस विश्वास के साथ राज्य में आए हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बिल्कुल भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे जो भी आमजन हैं उनसे अधिकारियों का व्यवहार ठीक से रहना चाहिए। अगर कोई जनता, कोई कार्यकर्ता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी ऑफिस में किसी भी समस्या को लेकर के आता है तो उसका निश्चित रूप से सम्मान भी हो, उसका समाधान भी हो, और उसकी पूरी तरह से उसको काम करने के साथ साथ उसकी समस्या का समाधान करके और पूरा किया जाए। इस अपेक्षा के साथ हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और मैं समझता हूँ ये हम समस्या समाधान शिविर और जो है वो हर क्वार्टरली मंथ में 2 से 3 महीने के अंदर अंदर लगाएंगे, ताकि जनता को पिछले शिविर में आई समस्या का क्या समाधान नहीं हुआ तो उस पर भी एक्शन होगा, और आगे वाली समस्याएं कम होनी चाहिए। जिस विभाग की ज़्यादा समस्याएं आएंगी इसका मतलब है कि वो विभाग तत्परता से काम नहीं कर रहे। तो वहीं राज्यसभा में जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के नाम से पुकारने पर हुए हंगामे के साथ राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए भले ही स्थगित हो गई, लेकिन अब इस मुद्दे पर सदन से बाहर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने राज्यसभा में हुई हंगामे पर जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम हंगामा करना है, लेकिन सदन नियमों से चलता है और नियमों के अनुसार जो नाम है उसी नाम से पुकारा जाएगा। स्कूल जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर। उनके पास मुद्दा है नहीं, विपक्ष तो पूरा मुद्दा विहीन हो गया है। कोई भी विषय आए चिल्लाते हैं, और कल तो बेमतलब क्या हंगामा। अब वो जया अमिताभ बच्चन के बोले, मेरा नाम जया अमिताभ बच्चन क्यों बोलते हो? वहाँ नियम है कि आप जो नाम लिख के दोगे, अपना जो नाम आपने लिख के दिया, मदन राठौड़ लिखा है तो मदन राठौड़ बोलेंगे, मदन लाल लिखोगे तो मदन लाल बोलेंगे। तब उन्होंने जया अमिताभ बच्चन लिख के दिया, जया अमिताभ बच्चन ही बोलेंगे। अब उनको अमिताभ बच्चन से चिड़ है तो वो जाने, हम क्या करें। इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कांग्रेस की ओर से की जा रही है। अरे विपक्ष तो देखो अपनी भूमिका निभाए, वो निभाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वहीं जयपुर मेडता सिटी में सीएम के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने ऑनलाइन सभा को संबोधित किया। बताते खराब मौसम के चलते सीएम का मेडता दौरा रद्द हो गया। सीएम ने कहा, मैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वापस लौटना पड़ा। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर हमारी सरकार ने भी खाटू श्याम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट हमने इस हमारे बजट में दिया है, जिससे कि खाटू श्याम मंदिर को एक भव्य हम बना सके। इसके साथ ही हमने राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने हेतु मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए हमने अधिकतर हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को उसमें हमने लिया है। मैं अगर नाम बताऊं तो हमारे हल्देश्वर महादेव, कैला देवी जी माता जी का मंदिर, गंगा मंदिर, सालासर मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी, राजछोड़ बालाजी, माता जी अवलियान मंदिर, गणेश मंदिर, जम्बाई माता, सोमनाथ महादेव मंदिर, पाली, गोमतेश्वर, इस तरह के हमारे जो मंदिर हैं उन सभी मंदिरों को हमने काम किया है। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, सरोवर परिक्रमा मार्ग, तीर्थराज, वारगल, झुंझुनू, मरखंडी पर्वत का रोपवे, 24 कोस परिक्रमा मार्ग, कृष्ण गमन पथ, व्रत 84 परिक्रमा मार्ग, रण छोड़ राय, खेड़ तीर्थ, बालोत्रा, श्री महावीर जी करौली, ऐसे बहुत मंदिर हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीएमआर में सिकराय की मेधावी छात्राओं ने मुलाकात की। इस दौरान सिकराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम बंशीवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विधायक बंशीवाल की पहल पर हवाई मार्ग से अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे मेधावी छात्राओं को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है, जो कि हमारे देश को गौरवान्वित कर रहा है। सीएम ने कहा छात्राओं से अनुरोध पर तिरंगे के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। दरअसल विधायक बंशीवाल की पहल पर बोर्ड परीक्षाओं में 90% से ज्यादा अंक हासिल करने वाली सिकराय विधानसभा क्षेत्र की मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा से अयोध्या दर्शन करवाए जा रहे हैं और इस मौके पर विधायक विक्रम बंशीवाल के परिजन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और छात्राएं भी मौजूद रहीं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजसमंद के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद डिप्टी सीएम ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत कई नेता और जनप्रतिनिधि तिरंगा झंडा लेकर यात्रा में शामिल हुए। तो वहीं राजनगर क्षेत्र में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने घर घर जाकर तिरंगा वितरित किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम और अपनत्व की भावनाओं को जागृत करना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पे और उनका सभी को आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, इस अभियान को लेकर हम सभी जनप्रतिनिधि या हर भारतवर्ष का व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा लगाए। उधर तिजारा के मोनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी में गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गौवंशों को मीठा दलिया खिलाकर गौ पूजन किया। गौशाला का निरीक्षण कर कमेटी की बैठक और गौशाला की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर बेढ़म ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पर्यावरण को स्वच्छ और हरित राजस्थान की कल्पना को साकार करने के लिए गौशाला में एक पेड़ गौ माता के नाम पर लगाया गया। बेढ़म ने गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए योजना बनाने के लिए गौशाला कमेटी की तारीफ की। गौशाला कमेटी ने मंत्री बेढ़म का गौ माता की मूर्ति देकर सम्मान किया। ये हमारे परम पूजनीय महान संत मोनी बाबा का आश्रम है। मुझे तिजारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की कार्य समिति में आना था, क्योंकि मोनी बाबा का स्थान मेरी विधानसभा नगर में बेरू में भी है। यहाँ ढोक देनी थी और यहाँ एक बहुत अच्छी गौशाला संचालित है। हम गायों की सेवा भी करेंगे। राजस्थान की सरकार गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्प है। और आप देखिए, पिछले जब सरकारों में 40 रुपये प्रति गौवंश हम अनुदान देते थे। बीजेपी महिला मोर्चा ने राजस्थान में प्रस्तावित उपचुनावों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी झुंझुनू पहुंची। उन्होंने झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की महिला मोर्चा की बूथ प्रभारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर रक्षा भंडारी ने महिला कार्यकर्ताओं से बूथ और डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर महिला पदाधिकारियों को सक्रिय किया जा रहा है। इन 6 उपचुनावों में भी अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश की 5 विधानसभा के उपचुनाव प्रस्तावित हैं और उस चुनाव को लेकर जैसा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हमारा संगठन राष्ट्र से लेकर प्रदेश स्तर पर सदैव सक्रिय रहकर काम करता है। और डूंगरपुर जिले में 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। तैयारियों को लेकर एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा सीमलवाड़ा के दौरे पर रहे। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में एसटी मोर्चा की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जनजाति समाज का शोषण किया। उन्होंने कहा कि बीएपी समाज को गुमराह कर अपना स्वार्थ पूरा कर रही है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने उपचुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की।
आज हमारे जनजाति मोर्चा की विधानसभा 84 की जो बैठक रही उसमें प्रदेश अध्यक्ष जनजाति मोर्चा के श्रीमान नारायण जी मीणा, प्रदेश अध्यक्ष, इनके साथ में प्रदेश के मीडिया प्रभारी और प्रदेश मंत्री शंकर जी मीणा इत्यादि वहां से उपस्थित हुए। और राज्यपाल बनने के बाद हरिभाऊ किशनराव बागड़ ट्रेन से बाड़मेर पहुंचे, जहां सीमावर्ती तामलोर गांव के लोगों से मुलाकात की। दरअसल युद्ध के दौरान स्थानीय लोगों ने सेना की मदद की थी, जिससे खुश होकर सेना ने ब्लास्ट कर बड़ा तालाब बनवाया था। उसका राज्यपाल ने निरीक्षण किया और अधिकारियों और लोगों से जानकारी ली और कैसे बॉर्डर पर रहने वाले लोग पानी को सहेज कर रखते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से बने एक आवास पर भी पहुंचे, जहां गोविंद सिंह से मुलाकात की। और बीकानेर से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर पानी की टंकी के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई। ठेकेदार की घोर लापरवाही सामने आई है। मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना सुरक्षा के मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। सर्किट हाउस में पानी की टंकी बनकर तैयार हो रही है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो देखिए किस तरीके से मजदूरों की जिंदगी के साथ भारी खिलवाड़ किया जा रहा है। सेफ्टी प्रिकॉशन यहां पर नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती है ठेकेदार के खिलाफ। और अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि जब ये मामला संज्ञान में आया है तो आगे इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। क्या जो वहां पर कर्मचारी हैं उन्हें सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ काम पर भेजा जाता है, या ये लापरवाही यूं ही जारी रहती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर मजदूर हादसे का शिकार होता है, उसकी जान जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा। तो मजदूरों की जिंदगी के साथ भारी खिलवाड़ किया जा रहा है। बीकानेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पानी के टंकी का निर्माण हो रहा है, लेकिन मजदूरों को वहां पर सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। अस्पताल की जयपुर में एसएमएस अस्पताल में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अव्यवस्थाओं से मरीज और डॉक्टर भी परेशान हैं। डॉक्टर के कुछ चैम्बर में बारिश का पानी टपक रहा है। बिजली गुल रहने की समस्या भी आम हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। एसएमएस अस्पताल में बदहाल व्यवस्थाएं। बारिश के बाद साउथ विंग के हालात बदतर। डॉक्टर्स और स्टाफ रूम से टपक रहा पानी। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में इन दिनों बदहाली का दौर देखने को मिल रहा है। कभी बिजली गुल हो जाती है, तो कभी वार्ड की फॉल सीलिंग ही गिर जाती है, तो कभी बारिश के बाद छतों से पानी टपक रहा। प्रदेश में इन दिनों बारिश का दौर जारी। ऐसे में एसएमएस अस्पताल की हालात को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब। जहां डॉक्टर्स और स्टाफ रूम से पानी टपक रहा। मरीज तो मरीज, अब डॉक्टर्स भी परेशान हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बदहाल व्यवस्थाओं को सुधारने का कोई नाम भी नहीं लेना चाहता, और इसका चलते न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर्स भी अब परेशान होने लगे हैं। इस वक्त हम एसएमएस अस्पताल की साउथ विंग सेकंड में है और यहाँ पर किस प्रकार का नजारा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ड्यूटी रूम है डॉक्टर्स की, और यहाँ पर फॉल सीलिंग से जो है वो पानी टपक रहा है। ना सिर्फ पानी टपक रहा है, पानी टपकने से कई डॉक्यूमेंट जो जांचों के लिए होते हैं, आप तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। ये जो कोविड की जांच के लिए जो पर्ची होती है वो पूरी तरह भीग चुकी है। इसके अलावा ऊपर से पानी जो है वो टपकता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है और यहाँ पर इस प्रकार के हालात, चूंकि 24 घंटे डॉक्टर्स को यहाँ पर रहना पड़ता है, तो उनकी हालात आप समझ सकते हैं। एसएमएस अस्पताल की छत से पानी टपकना अकेली समस्या नहीं, यहाँ मरीजों को बिजली की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। तस्वीरें 2 दिन पुरानी है, जब अस्पताल की इमरजेंसी में आधे घंटे तक बिजली गुल रही। आलम ये था कि डीजल की किल्लत होने के चलते एसएमएस में वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा सकी।
हालांकि प्रशासन डीजल की किल्लत की बात मानने को तैयार ही नहीं है। नए अधीक्षक के जिम्मा संभालने के बाद प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त होने के बजाय अव्यवस्थाओं का आलम पसरा है। बारिश के दौरान वार्डों में पानी भरने, फॉल सीलिंग गिरने की घटनाओं के बाद अब बिजली गुल होने की समस्या से मरीज परेशान। एसएमएस की ओपीडी ब्लॉक और इमरजेंसी में आधे घंटे से ज्यादा समय तक बिजली बंद रही। कोई इस चीज को देखने को तैयार नहीं है, कोई इस चीज को समझने को तैयार नहीं है और रोजाना की इसी प्रकार की तस्वीर जो है वो एसएमएस अस्पताल में आए दिन जो है वो आती रहती है और इसके चलते लगातार मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं। और चूंकि पीडब्ल्यूडी को काम करना होता है, एसएमएस अस्पताल को पीडब्ल्यूडी को बताना होता है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर काम हो सकता है, लेकिन बारिश पूर्व जो है वो इस प्रकार के इंतजाम किए जाने चाहिए थे ताकि मरीजों को जो है वो किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, डॉक्टर्स को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार के आलम ये बताते हैं कि एसएमएस अस्पताल जो है वो राम भरोसे ही चल रहा है, कोई देखने को तैयार नहीं है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि कुछ दिनों पहले भी कई वार्डों में करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रही। इमरजेंसी में बिजली गुल रहने के साथ अब छत से पानी टपकने की घटना से साफ हो गया कि अस्पताल प्रबंधन जानकर भी अनजान बना हुआ है और ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही वहां के हालात अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात के कारण वहां का उद्योग एवं व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा है। ऐसे में भारत के पास मौका है गारमेंट उत्पादन को बढ़ाने का। ये सुनहरा मौका है क्योंकि गारमेंट उत्पाद खरीदने वाले दूसरे देश अब भारत की तरफ उम्मीद से टकटकी लगाए बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने और देश छोड़कर भाग जाने के बाद बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट उद्योग ठप पड़ गया है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पैदा हुए हालात का असर पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि बांग्लादेश कपड़ों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। बांग्लादेश के गारमेंट एवं टेक्सटाइल कारोबार के ठप होने से देश भर में गारमेंट और टेक्सटाइल के कारोबार में 20% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं राजस्थान के पाली, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर सहित कई जिलों में फैले टेक्सटाइल और गारमेंट कारोबारियों को भी आपदा में बेहतर अवसर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, इसके अंदर अभी वहाँ लेबर रेट्स 56% बढ़ गई हैं और आपके पावर रेट्स काफ़ी बढ़ गई हैं, तो उसके कारण से भी वो कॉस्ट इफेक्टिव जो होते थे वो नहीं रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट हमारे को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बड़ा करना होगा, हमारे को अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने पड़ेंगे, हमें नए फैब्रिक्स लाने होंगे जो उनके पास हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी स्कोप है, इंडिया आगे जा सकता है, काफ़ी शेयर ले सकता है। अकेले जयपुर में गारमेंट की 2 लाख मशीनों से 10% प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना बन गई है। गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष जाकिर हुसैन और टेक्सटाइल जगत के कारोबारियों का कहना है कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति से राजस्थान की गारमेंट इंडस्ट्री के कारोबार में 100% तक की वृद्धि भी हो सकती है। जिस हिसाब से बांग्लादेश के अंदर है, उसके अंदर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा और हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा गारमेंटिंग के लिए, स्पेशली जो गारमेंट इंडस्ट्री यहाँ राजस्थान में या ख़ास तौर पे जो तिरुपुर में लगी हुई है, उनका बिजनेस, जैसे अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो लगभग 5 से 15% का इम्पैक्ट आ सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है, इस लिहाज से कि हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखें, हमारे में जो भी कमियां हैं उसको हम ठीक करें और उनको अगर ठीक करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव वेव आएगा। राजस्थान से हर साल गारमेंट और टेक्सटाइल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा करीब 5,000 करोड़ का कारोबार डोमेस्टिक सप्लाई से भी होता है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि थोड़ी सी पहल करे तो ये कारोबार सीधे 30,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। काफ़ी कस्टमर्स जो अभी तक इंडिया की तरफ जिन्होंने अपना रुख नहीं किया है,
वो बाइंग हाउसेस की ओर से या फिर डायरेक्ट कस्टमर, अगर हम हमारी देश की अच्छी मार्केटिंग वहाँ करी जाए तो ऑब्वियसली हमारा एसोसिएशन लेवल पे अगर हम करेंगे तो वो कस्टमर को हम इंडिया की तरफ ला सकते हैं और यहाँ का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सरकारों की पहल के कारण जयपुर में गारमेंट्स तैयार करने वाली 2 लाख के करीब मशीनें 4 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार जोड़े हुए हैं। इसकी संख्या में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। टेक्सटाइल एवं गारमेंट इंडस्ट्री ने केंद्र एवं राज्य सरकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देश के उद्योग एवं व्यापार को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की है। राजस्थान की गारमेंट इंडस्ट्री को जरूरत है सरकार की तरफ से सपोर्ट की, जरूरत है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की, ताकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान बना सके, केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदान कर सके। अब देखना यह है कि बांग्लादेश के हालात के बाद क्या गारमेंट इंडस्ट्री के सपोर्ट और इसको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य आगे कदम बढ़ाते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और बुलेटिन में अब बात बारिश की, जिसका ब्रेक फेल हो गया है और लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश के बाद प्रदेश में परेशानियों का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। चारों तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी। घरों और दुकानों में भर रहा पानी। पानी बना जीवन की परेशानी। पानी जीवन का आधार होता है, लेकिन इन दिनों प्रदेश में पानी ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें दरिया बन चुकी। जगह जगह से हादसे की तस्वीरें भी सामने आ रही। सड़कें बनी दरिया, दुकानों में भरा पानी। ये तस्वीरें हैं करौली के हिंडौन शहर की, जहां तक नजर दौड़ाएंगे पानी ही नजर आएगा। दुकानों में पानी, रास्तों पर पानी, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लोग अपनी दुकानों के सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। नीमका बाजार स्थित हरदेव जी मंदिर के पास प्राचीन दहलीज का हिस्सा बारिश के कारण गिर गया। बारिश के चलते निजी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां भी कर दी गई। हिंडौन शहर में जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण अधिकांश इलाके पानी में डूब चुके हैं। इस समय हम करौली के बड़ी हटरिया क्षेत्र में खड़े हैं, जहां बाजार में आप देख सकते हैं कि घुटने घुटने पानी है, जिसके चलते न सिर्फ क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है, साथ ही वाहन चालक और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही हालात करौली के वजीरपुर दरवाजा बाहर, रामद्वारा क्षेत्र में, होली खिड़किया बाहर, राधेश्याम फार्म हाउस और गणेश गेट बाहर, बग्गी खाना क्षेत्र में भी जल भराव की समस्या सामने आई है। यहाँ लगातार जब जब बारिश होती है, हर बार न सिर्फ जल भराव की समस्या आती है, साथ ही जो घर दुकान है उनमें भी पानी घुसता है, जिसके कारण काफी नुकसान होता है। कई बार शिकायतें की, लेकिन लोगों को इस समस्या का समाधान नहीं मिला। उधर भारी बारिश के बाद कोटपुतली में हाईवे पर जाम लग गया, जिसके चलते वहां 2 हादसे हो गए। पहले हादसे में कैंटर चालक घायल हो गया, दूसरे हादसे में ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। उधर कोटपुतली बानसूर में जोरदार बारिश के चलते नदी नाले में पानी की आवक ज्यादा हो गई। यहाँ राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन और छात्रावास में पानी घुस गया। गनीमत ये रही कि 3 दिन की छुट्टी पर ज्यादातर छात्राएं अपने घर चली गईं। महिला छात्रावास के एक गेट में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ नजर आ रहा, वहीं कर्मचारी पानी की निकासी करने में लगे हुए हैं। बारिश के बाद खैरथल के तिजारत कस्बे में भी सड़कें लबालब हैं। पानी की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही। किसान अपना अनाज लेकर मंडी में भी नहीं जा पा रहे।
इस वजह से बाइकें बंद हो जाती हैं और आम रास्ता है, वो आम रास्ते की वजह वो हमारे यहाँ से झिरका फौजपुर का रोड है, वहाँ पे किसान का ट्रैक्टर फंस जाता है, बहुत परेशानी। आपने अधिकारी को अवगत कराया? हमने सभी अधिकारियों को अवगत पहले भी करा चुके हैं। बात राजधानी जयपुर की करें तो यहाँ भी झमाझम बारिश के कारण कई जगह जलभराव हो गया, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस वक्त हम राजधानी जयपुर के 22 गोदाम नाले पर खड़े हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बारिश का पानी जिस तरीके से नदी और नालों में आ रहा है, ये नाले में यहाँ पर जो है प्राकृतिक झरने के रूप में कृत्रिम झरने यहाँ पर बह रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो सिस्टम यहाँ पर झरने का बना है, ये यहाँ की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है, क्योंकि जो सीवरेज लाइन है वो चौक हो गई है और जब सीवरेज लाइन चौक होती है तो उस पर अंदर दबाव बनता है और दबाव होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी यहाँ से जो है लगातार बह रहा है। भारी बारिश के बाद धौलपुर में हालात बेहद ही खराब। जिले के बांध और एनीकट ओवरफ्लो हो रहे हैं। पार्वती नदी में लगातार पानी की आवक हो रही, लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा में भी मूसलाधार बारिश के बाद सूरजपुरा बांध पर पानी की आवक बढ़ गई। पानी का आनंद उठाने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए। भारी बारिश ने लोगों को जहां गर्मी से राहत दी, वहीं परेशानी भी बढ़ा दी। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उम्मीद की जा रही कि आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे जरूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और टोंक जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। निवाई सीएचसी तालाब में तब्दील हो चुका। अस्पताल के सभी कमरों में पानी भर चुका है। एसडीएम ने अस्पताल का जायजा लिया। पानी निकासी के लिए वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। निवाई में 90 mm बारिश दर्ज की गई है और बारिश रुकने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तस्वीरें देखिए, निवाई सीएचसी से ये तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल में भी पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी है, लोगों के दुकानों में भी पानी भर चुका है। और कोटा में बारिश से कलेक्ट्रेट सर्किल के पास भारी भरकम एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से कार और ऑटो चपेट में आ गया। पेड़ के नीचे दबने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और निगम के कर्मचारियों ने व्यक्ति को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पेड़ काफी पुराना होने के चलते आज बारिश के दौरान गिर गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। खड़ी करके गया हूँ यहाँ पे मैं, और ये पेड़ यहाँ पर पूरा गिर चुका है और मेरी गाड़ी पूरी टोटल लॉस में गई है। कौन सी गाड़ी है आपकी? होंडा मेड 2022 की, नई की नई गाड़ी है बिल्कुल, ये एक स्क्रैच नहीं था इसमें। लगभग कितने रुपए में ली थी आपने? ये मैंने 10-10.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी। तो क्या क्या चपेट में पेड़ गिरी थी? बारी भरकम गाड़ी टोटल कंप्लीट लॉस है, पूरे टायर वायर पूरा बम्पर ये सब कुछ पिचक चुका है और गाड़ी फुल टोटल लॉस में गई है। अगली खबर दौसा से है, जहां पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण अब पुराने सरकारी भवन हादसे का कारण बन रहे हैं। लगातार बारिश से कई जगहों पर हादसे हो रहे हैं। बारिश की वजह से गांधी डॉक में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। हादसा तब हुआ जब स्कूल में बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। दीवार गिरते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने फौरन बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस भवन को जर्जर घोषित कर दिया है और नए भवन के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक नया भवन नहीं बन सका। और बुलेटिन में अब बात शेरों के नए गढ़ की करेंगे। शनिवार को इंटरनेशनल लॉयंस डे मनाया गया। अब शेर केवल करीब 25 अफ्रीकी देशों और एशिया में सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। बीते 2 दशक से ही दुनिया में शेरों की तादाद में 40% की बड़ी कमी आई है। ताजा सर्वे के मुताबिक शेरों की संख्या 30,000 से घटकर अब लगभग 20,000 रह गई। ये खास दिन शेरों को बचाने के लिए समर्पित है। पेश है एक रिपोर्ट।
पूरी दुनिया को शेरों की घटती तादाद और उनके हालात के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए साल 2013 में विश्व शेर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी, ताकि शेरों की विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण किया जा सके। इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए शेर महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन 20वीं सदी में शेरों के अंगों की तस्करी, अंधविश्वास और टोना टोटका के लिए शेरों के शिकार की घटनाओं से शेरों की प्रजातियां और संख्या काफी कम रह गई हैं। अब शेर केवल करीब 25 अफ्रीकी देशों और एशिया में सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। बीते 2 दशक में ही दुनिया में शेरों की तादाद में 40% की बड़ी कमी आई है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक शेरों की संख्या 30,000 से घटकर अब लगभग 20,000 रह गई है। शेरों की 4 प्रजातियां बारबेरियन, कैप, यूरेशियन केव और अमेरिकन केव लुप्त हो चुके हैं। अब धरती पर सिर्फ अफ्रीकन और एशियन लॉयन ही बचे हैं। एशियाई शेरों की संख्या भी महज करीब 685 है। हालांकि 2020 में गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों की तादाद 29% बढ़ी है। शेरों के इस खास नस्ल को बचाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ भारत पर ही टिकी है। पेयरिंग का परिणाम, सुखद परिणाम ये रहा कि 20 मई 2017 को हमारे नाहरगढ़ प्राणी उद्यान में एक खुशखबरी मिली थी, जब 3 बच्चों को तेजिका ने जन्म दिया था। उन 3 बच्चों को जन्म देने के कारण आज हमारे यहाँ लॉयन सफारी चालू हुई है। इन्होंने अच्छा परिणाम दिया है और खूब बेस्ट अवस्था में प्रवेश हो गए हैं। देश में इस समय सबसे ज्यादा खतरा एशियाटिक नस्ल पर है। ये नस्ल सिर्फ भारत के गुजरात में बची है। अब राजस्थान में इस नस्ल को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में शेरों को कैप्टिव ब्रीडिंग करवाकर जयपुर लॉयन सफारी शुरू की गई, जहां शेरों को जंगली बनाकर भी रखा जाए और उनकी आबादी में भी वृद्धि होती रहे। जयपुर नाहरगढ़ लॉयन सफारी में इनका प्रजनन कराया जा रहा है, ताकि जल्द ही एशियाटिक नस्ल के शेरों को राजस्थान के थार के रेगिस्तानी धुरों में फलता फूलता देखा जा सके। बायोलॉजिकल पार्क में जो लायन सफारी में एक पेयर जो हमारा त्रिपुर, उनकी अच्छी बॉन्डिंग चल रही है और वो सफारी में लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है और उम्मीद है आने वाले टाइम में हमें गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ साथ अभी लायन सफारी में एक जो लायनेस हमारी एशियाटिक लायनेस जो रही है तारा, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है ताकि उसके लिए भी ताकि उसका भी सफल प्रजनन हो सके। राजस्थान में उदयपुर, जालोर समेत कई ऐसे जंगल मौजूद हैं। यहाँ के भौगोलिक हालात शेरों के लिए बहुत माकूल है। इसके लिए पिछले साल गहलोत सरकार ने एक प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा था, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन इस साल भजन लाल सरकार होने से प्रदेश के वन मंत्री और केंद्र के वन मंत्री अलवर के ही होने से इस दिशा में बेहतर नतीजों की उम्मीद बढ़ गई। लंबे अरसे से कोशिश की जा रही है कि इस पूरी लॉयन सफारी को यहीं के शेरों से आबाद किया जाए। पिछले कुछ समय में यहाँ पर 4 बार गुजरात से शेर लाए गए हैं, लेकिन जो संतति जिस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में जो त्रिपुर है और सृष्टि है, उसकी जोड़ी को एक बार फिर यहाँ पर साथ में रखा गया ताकि जो शेरों की आबादी है वो बढ़े और शेरों का प्रजनन हो, और जो इस शेरों के जोड़े के साथ में शावक भी यहाँ पर लॉयन सफारी में देखने को मिले। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इस बुलेटिन में